नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के संबंध में एमसीक्यू श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि सीजी व्यापम के द्वारा परीक्षा तिथि जारी की गई है हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा तिथि है 15 सितंबर 2024। इस तिथि को हॉस्टल वार्डन की परीक्षा निर्धारित की गई है। संभावित परीक्षा तिथि है। आप उसी दिन अगर आप मान के चले कि हमारा ये जो 15 सितंबर है उस दिन परीक्षा होगा, तो आप अभी अगर लेते हो आप आज की तिथि से लेकर, तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। अब हम बात करें इसकी तैयारी को लेकर, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा है वो कुल 100 प्रश्न को लेकर होंगे। 100 प्रश्न, जिसमें से 30 प्रश्न होंगे आपके कंप्यूटर के, 30 प्रश्न कंप्यूटर का होगा और 25 प्रश्न होंगे आपके गणित का, मैथ्स का, और 10 प्रश्न होंगे आपके बाल मनोविज्ञान। अगर हम देखें इन तीनों ही सब्जेक्ट को, तो इससे ही आपकी तैयारी हो जाएगा लगभग 3 और 2 5 और 1 6, लगभग 65 क्वेश्चन या 65 अंक की तैयारी यहीं से हो रहा है। केवल 3 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, मैथ्स और आपका बाल मनोविज्ञान। इसके अलावा जो आपके बचते हैं हिंदी जो है आने को है कितने अंक के? 5 अंक का। अंग्रेजी, इंग्लिश, ये भी कितने अंक के आएंगे? 5 अंक का। और छत्तीसगढ़ का इतिहास, केवल इतिहास की बात करें, ये भी कितने अंक का है? ये 5 अंक के। फिर हम बात करें समसामयिक या करेंट अफेयर, समसामयिकी, ये भी कितने अंक के है? 5। इसको अगर मिला लिया जाए तो ये कितने अंक के हैं? 20 अंक का। तो 20 और 65 अगर मिलाते हो आप, तो यहाँ पे होंगे 85। तो इतने में से 85 का क्या है आपका? ये टोटल मार्क्स है। अब बचे आपके 15 नंबर। जो 15 नंबर आपके जो बचे हैं, 15 नंबर का जो बचा है 15 अंक का, उसका है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन, और यही सामान्य अध्ययन आपके लिए क्या होगा? कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करने के लिए मुख्य बिंदु होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जनरली सब लोग तैयारी तो करेंगे इन सभी विषयों का, मुख्यतः अगर देखा जाए तब, ठीक है, लेकिन जो सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। और बहुत बड़ा सिलेबस होने की वजह से आपको इसके लिए तैयारी करने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस सामान्य अध्ययन की तैयारी उड़ान आईएएस एकेडमी के एमसीक्यूज के साथ करें। ये जो हम एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत होगा। जैसे कि इसमें एक सब्जेक्ट है आपका भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। एक सब्जेक्ट है आपका भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। एक सब्जेक्ट है भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और भारत का क्या है? संविधान है इसमें। ये 4 मेन है। इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान भी होगा आपका, सामान्य विज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान ये कितने हैं? 4 अंक के आएंगे। और खेल कूद मिला के हैं 4 अंक। ये है आपका 3 और ये कितने आपके? 4। और ये 2-2 नंबर के हैं। तो ये जो 15 अंक का है तैयारी, वो आप इसमें जितना समय देंगे उससे बेहतर ये होगा कि आप मेन सब्जेक्ट में दे, कंप्यूटर पे, मैथ्स में, बाल मनोविज्ञान पे। ये आपका मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो आप स्कोरिंग यहीं से होगा कितने? 65 अंक का। तो आप इसमें ज्यादा फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं समय ज्यादा देंगे। लेकिन इसके बाद भी ये सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं 15 अंक है वहां पे वो। और एकदम थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें सिलेबस की बात करें तो बहुत बड़ा हो जाता है सिलेबस, और आने को है क्वेश्चन केवल 15 अंक का कहीं ना कहीं। तो आप क्या करेंगे, जो एमसीक्यूज हम सीरीज जो चलाएंगे आपके लिए एमसीक्यूज पैटर्न में, तो आप कोशिश करना है कि इसी को देखकर आप जाइए, तो आपकी जो क्वेश्चन है वहां से बन जाए कहीं ना कहीं। वहां पे ज्यादा समय देने से बेहतर है कि आप उसका एमसीक्यूज क्या कर लो, आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है देखो, कंप्यूटर, मैथ्स, बाल मनोविज्ञान, यही सब्जेक्ट को लेकर बेस बना के आपको चलना है कहीं ना कहीं। क्योंकि कंप्यूटर और मैथ्स से क्या होगा आपका सिलेक्शन क्या कराएगा, वही ध्यान रखेंगे। अब अपनी तैयारी को भी आंकलन करना है, तो इसके लिए हम आपके लेके आए हैं टेस्ट सीरीज। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा छात्रावास अधीक्षक हेतु एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। 17 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, 17 जुलाई से, जिसमें से एक टेस्ट 17 जुलाई को, एक 21 को हुआ था, और ये जो तीसरा जो टेस्ट होने वाला है आपका 28 जुलाई को, जो आने वाले रविवार को होगा आपका। तो अपनी जो तैयारी हुई है उसका आंकलन कैसे करना है, तो उड़ान आईएएस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। बाकी जो 2 टेस्ट हो चुके हैं उसको आप देख लीजिएगा, और बाकी जो आने वाला है ये
तो आपकी तैयारी का आकलन कहीं ना कहीं ये होते रहेगा वहां पे, ठीक है ना। तो आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं भारतीय इतिहास के प्रश्नों को लेकर। जो भारतीय इतिहास के जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में दिया गया, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 2 प्रश्न आने को बताया गया है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अब इतना बड़ा इतिहास है तो पढ़ा कैसे जाए, तो उसमें कुछ चीजें दी गई है। उसमें दिया गया है भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, और दूसरा दिया गया है 57 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम उसी को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में चलेगा। आज मैं कराने वाला हूँ प्राचीन इतिहास को लेकर, ठीक है ना। तो प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एमसीक्यूज में याद करना है, और साथ साथ मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको उस एमसीक्यूज के अंतर्गत उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको क्लियर करवा दूं वहां पे, ताकि आपको पढ़ना कम पड़े वहां पे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हम डायरेक्ट सभ्यता पे आए हैं, क्योंकि भारत में पहली सभ्यता पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि हम पहले बोलते हैं कि सिंधु नदी किनारे पे मिला था, तो क्या बोले? सिंधु घाटी सभ्यता बोली गई। इसके अलावा इस सिंधु घाटी सभ्यता पे जिस धातु का प्रयोग किया गया वो था कांसा, तो इसको क्या बोले? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। साथ साथ ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाती है। नगर थे यहाँ पे बड़े बड़े, तो क्या बोले इसको? प्रथम नगरीय सभ्यता। तो यहाँ पे विशेषता पूछी गई है, कौन सी इसकी मुख्य विशेषता है? यहाँ पे नगर नियोजन भी दिया है, लिपि भी दी गई है। हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक। लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। व्यापार भी होता था। भाई नगर है तो मुख्य व्यवसाय क्या होगा सिंधु घाटी सभ्यता का? मुख्य व्यवसाय पूछा जाएगा तब व्यापार लेंगे आप। कला और शिल्प भी था, क्योंकि इन्होंने कांसे का प्रयोग करके क्या बनाए थे? बहुत सारे मूर्तियां भी बनाए थे। और जितने मुहर जो होते थे किससे बनता था? सेलखड़ी से बनता था। ये भी याद करना है आपको। और इसके अकॉर्डिंग जो मेन आंसर वो क्या होगा आपका? ए, क्योंकि मेन जो प्रसिद्ध है वो नगर नियोजन के लिए, मकान, सड़क और नगर। वहां के आप मकान देखेंगे तो पक्के ईंटों से बनता होता था, डबल मंजिल भी होते थे। जो सड़कें होती थी वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है? मकान, सड़क और जल निकासी। अब जल निकासी की बात करें तो जल निकासी में आपको पता होगा प्रत्येक घर के बाहर नालियां होती थी, नालियां भी होती थी। साथ साथ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और मकान जो है क्या है? जो ईंट था उसका रेशियो था 4:2:1। तो ऐसे क्या है, बहुत सारी विशेषताएं हैं उनके। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आपका? ए आंसर सही होगा, ध्यान रखेंगे आप। ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? मानव सभ्यता के द्वारा सबसे पहली बार कृषि कार्य कहां से किया गया था? कब शुरुआत की गई? तो इसके लिए हम जाते हैं पाषाण काल पे। हम बात कर रहे हैं पाषाण काल का। पाषाण काल को 3 भाग में पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो पूरा पाषाण काल, एक आप पढ़ते हो मध्य पाषाण काल, और एक आप पढ़ते हैं नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पे मानव का 2 ही कार्य होता था। पहला शिकार करना और दूसरा खाद्य का संग्रहण करना। ये पहला कार्य था मेन। और मध्य पाषाण काल में क्या चालू किए इन लोग? पशुपालन, पशुपालन। और नव पाषाण काल आते आते मानव ने क्या सीखा? कृषि कार्य। तो मानव के द्वारा सबसे पहली बार कृषि कार्य कब किया गया? तो नव पाषाण काल में। और जब कृषि कार्य किया गया तो पहला फसल कौन सा था? जौ। कौन सा फसल का उत्पादन किए? तो जौ का उत्पादन किए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? किस युग में आरंभ किया गया? पूरा पाषाण काल है क्या? नहीं। मध्य पाषाण काल? ये भी नहीं है। आपका सही आंसर क्या होता है? नव पाषाण काल। ये ध्यान रखेंगे आप, नव पाषाण काल। और तांबे का जब प्रयोग करते हैं तो वो युग क्या कहलाता है? ताम्र पाषाण काल। इसी को क्या बोलते हो आप? तांबे का यूज जब करते हैं तो चाल्कोलिथिक, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चाल्कोलिथिक ईरा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। निम्न में से किसको चाल्कोलिथिक बोला जाता है? तो ताम्र का यूज किया जाता है उस समय क्या कहलाता है? ताम्र पाषाण काल बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोली जाती है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका प्रथम बार खुदाई कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। खुदाई करने आने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम
साहनी के द्वारा खुदाई करवाया गया था। माना जाता है जब ये खुदाई कार्य करवाया जा रहा था तो उस समय आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। निदेशक कौन था? जॉन मार्शल। तो किनके निर्देशन पे खुदाई हुआ पूछा जाएगा, तब कौन है? जॉन मार्शल। किसने खुदाई करवाया था? दयाराम साहनी। कब? 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है, ये भी पूछा जाता है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या मिला है इसके संबंध में बहुत सारे तथ्य हैं, कुछ चीजें मैं बता देता हूं, सुनेंगे ध्यान से। जैसे कि इसमें जो जानकारी मिलता है, जैसे कि इसमें मेन जानकारी मिलता है कि यहाँ पे मातृ देवी की संज्ञा मिली है। मातृ देवी ऐसा मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलते दिखाया गया है, जिसको इतिहासकार क्या बोलते हैं? मातृ देवी, या इसी को बोला जाता है उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी। साथ साथ यहीं से 12 बड़े अन्नागार मिले हैं। अन्नागार, जिससे पता चलता है कि व्यापार होता था। इसके अलावा यहीं से मिलते हैं मिट्टी के बर्तन। उस मिट्टी के बर्तन में किसका अंकन है? मछुआरे का चित्रांकन है। मछुआरे का चित्र अंकन है, ये भी पता चलता है। तो ये सब कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। कौन सी नदी किनारे? तो रावी नदी। कब खुदाई हुआ? 1921। किसने करवाया? दयाराम साहनी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? वर्ष 1921 में हुई थी। आया समझ में ये? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे एक जगह है मोहनजो। मोहनजो का शाब्दिक अर्थ होता है सिंध प्रांत में मृतकों का टीला, क्योंकि मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता है सर्वाधिक मृतक कंकाल वहीं से मिला था। तो ये जगह कौन सा है? मोहनजो। मोहनजो, अब पूरा मोहनजो दारो। कौन सी नदी किनारे है ये? सिंधु नदी के तट पर है ये। साथ साथ ये जो मोहनजो है, ये नदी तो सिंधु नदी है। खुदाई कब हुआ? 1922 ईस्वी में। किसने करवाया? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया। अब मैं यहीं से आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ से क्या क्या मिला है, तो सुनेंगे ध्यान से। यहीं से मिलता है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। यहीं से हमको जानकारी मिलती है क्या? नर्तिका की मूर्ति। और नर्तिका की मूर्ति जो है कांसे का था। यहीं से क्या मिले हमको? मनोरंजन के लिए शतरंज। साथ साथ शतरंज। कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल का अंकन मिला है। यहीं से मिलता है एक श्रृंग वाले पशु, जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। एक श्रृंग वाले पशु, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यही वो जगह है जहां से हमको मिलता है 3 मुख वाले व्यक्ति की मूर्ति। 3 मुख वाले व्यक्ति की मूर्ति, और उसको बोला जाता है क्या? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। अब क्यों बोला गया, सुनेंगे ध्यान से। आपको पता होगा भारतीय धर्म में जो है पशुओं के देवता कौन माने जाते हैं? शंकर जी, जिसको पशुपतिनाथ बोला जाता है। सेम उसी प्रकार जो 3 मुख वाले मूर्ति है, इसके चारों ओर अलग अलग पशुओं का चित्रांकन है। जैसे कि सुनना ध्यान से, ये मान लीजिए मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, और 3 मुख वाले व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, समझो, ठीक है, ऐसा बैठे हुए हैं। और इस तरफ मान लीजिए क्या है? ये हाथी। इसके नीचे क्या है? बाघ। और यहाँ पे क्या है? गेंडा। और यहाँ पे क्या है? भैंस। ये 4 हो गए, 4 अलग अलग जानवर, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस। और नीचे पे 2 ठो क्या है? हिरन है। यहाँ पे 2 ठो क्या पाई जाती है? हिरन। तो इसी वजह से क्या बोला जाता है इसको कि पशुपतिनाथ। तो यहाँ पे क्या है? 2 हिरन है। आया समझ में ये? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। जितना चीजें बताए हैं सब कहाँ से मिला है? मोहनजो से मिला है। कौन सी नदी किनारे पर है? सिंधु नदी। खुदाई कब हुआ? 1922। खुदाई कराने वाले कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। और ये सब साक्ष्य मिले हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पे मृतकों का टीला किसको बोला गया? मोहनजो को। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? जैसे अभी मैंने बताया, मानव ने सबसे पहला धातु प्रयोग किया था इसका? तांबे का। तब उसको क्या बोला गया? ताम्र पाषाण काल बोला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है? चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे। अभी मैंने बताया है एक कांसे की मूर्ति मिला था, नर्तिका की मूर्ति, जिसको मैंने बताया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जैसे कि हम पढ़े थे नवपाषाण काल पे सबसे पहली बार नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो यूज किया गया था कौन था आपका? जौ। ध्यान रखेंगे। और पहला जो कृषि के साक्ष्य मिलता है, कृषि या आप बोल सकते हो ग्रामीण संस्कृति की जानकारी, ग्रामीण संस्कृति की जानकारी, वो जगह कौन सा है? मेहरगढ़ है वो, मेहरगढ़। अभी वर्तमान में कहाँ है ये? पाकिस्तान पे है ये ध्यान रखेंगे। पहला कृषि के साक्ष्य या ग्रामीण संस्कृति तो मेहरगढ़ से है। कौन सी फसल है? पहला प्राचीन तो जौ होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? आपके सिलेबस में दिया गया है सभ्यता, जिसमें एक आता है कौन सा? मौर्य साम्राज्य, एक आता है आपका गुप्त साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से किसको पराजित किया था? घनानंद को। घनानंद को पराजित करके कौन से वंश की स्थापना किया? तो आपको याद रखना है कौन सा वंश? मौर्य वंश। अब घनानंद कौन से वंश का था? घनानंद था कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश के थे, जिसमें आप पढ़ते हो महापद्मनंद, उनके क्या थे? वंश में थे। तो घनानंद को पराजित करके कौन से वंश बनाया? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला जाता है क्या? मुख्य रूप से अखंड भारत का निर्माता, अखंड भारत का निर्माता बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और एक ऐसा राजा है जो जैन धर्मों को स्वीकार करके, जैन धर्म को स्वीकार करके संथारा प्रथा के तहत देह त्यागते हैं। संथारा प्रथा के तहत क्या त्यागते हैं? देह का त्याग। और ये संथारा प्रथा क्या होती है? जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए अपने अंतिम समय पे अन्न, जल और वायु का त्याग करके एक ही स्थान पर जब बैठा जाता है उसको क्या बोलते हैं? संथारा प्रथा, या इसी को आप बोलते हो संलेखना। संथारा या संलेखना। जैसे आप छत्तीसगढ़ में सुने होंगे हाल ही में राजनांदगांव में आचार्य विद्या मुनि सागर जी इसी प्रथा के देह त्यागे थे। कहाँ पे गए थे देह त्यागने? तो एक जगह है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला नामक क्षेत्र है। कहाँ पे है? कर्नाटक के मैसूर पे। कौन से क्षेत्र पे है? कर्नाटक के मैसूर पे। ये आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थापक कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इतना कुछ बता दिया डिटेल, थोड़ा सा क्वेश्चंस आप याद रखेंगे यहीं पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो गुप्त साम्राज्य आ गया, तो गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? अर्थात ये पूछा जा रहा है जो गुप्त काल था किस युग के नाम जाना जाता है? जैसे कि आप पढ़ते हो गुप्त वंश को जाना जाता है भारत का स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल बोला जाता है। कारण क्या है? भारत में मुख्यतः अगर बात करें हम मंदिर निर्माण का, मंदिर निर्माण की परंपरा चालू होती है गुप्त वंश में। मूर्ति निर्माण की परंपरा चरम पे होती है, मूर्ति निर्माण। तो इसके वजह से इसको बोला जाता है कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल, कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल। और बहुत सारे साहित्य की रचना होती है, तब इसको क्या बोलते हो? साहित्य एवं विज्ञान का उत्कर्ष काल, विज्ञान का उत्कर्ष काल बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्या बोला जाता है? तो स्वर्ण युग बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। मंदिर निर्माण में कौन सा मंदिर निर्माण बनती है? नागर शैली, नागर शैली। जैसे कि एक मंदिर आता है दशावतार मंदिर देवगढ़ का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो कौन सा? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। कौन से युग का है? गुप्त युग का है कहीं ना कहीं वहां पे वो। तो ये क्या बताता है? उस समय मंदिर निर्माण की परंपरा चली थी कहीं ना कहीं नागर शैली का खास तौर पे, तो इसी वजह से क्या बोला गया? कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल। साहित्य की बात करें तो कालिदास के बारे में जानते होंगे, बहुत सारी रचनाएं कालिदास का यहीं पे हुआ था। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो, जैसे कि वराहमिहिर खगोल विद्या थे कहीं ना कहीं, आर्यभट्ट, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो इनके शासन में थे। तो क्या बोले? साहित्य एवं विज्ञान का उत्कर्ष काल बोले, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था या नहीं करते थे? तो यहां पे मैंने बताया तांबा। तो तांबा और टीन का जब आप मिश्रण करते हो तो क्या बनता है? कांसा।
तो तांबा और टीन का प्रयोग करने क्या बोला, तो कांस्य युगीन बोले कि नहीं बोले सिंधु घाटी को, तो ये तो यूज होता था, कांसा ये भी यूज होता था। सोने की भी जानकारी कहीं से मिलती है, आभूषण वगैरह का, आभूषण वगैरह में मिलता है। लेकिन हम बात करें लोहे का, तो लोहे की जानकारी कब होती है, उत्तर वैदिक काल पे। लोहे की जानकारी कब होती है, उत्तर वैदिक काल, जिसको आप उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ते हो, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। और लोहा कब मिलता है, लगभग 800 ईसा पूर्व में एक जगह पढ़ते हो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा नामक क्षेत्र से मिलता है। तो ये जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व है, और सिंधु घाटी का समय तो इससे पहले का था। तो कौन से धातु का यूज नहीं किए थे उन लोग, तो लोहे का यूज नहीं किए थे, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सोना चांदी कांसा तांबा उसका यूज हो चुका था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है। हम बात करें वेद, तो हम पढ़ते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है आपके पास, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी मानी जाती है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है कौन सा, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। और इस 10 मंडल में से 2 से लेकर 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन, जिसके वजह से इसको क्या बोलते हो, गोत्र मंडल, या इसी को क्या बोलते हो, वंश मंडल। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, 10, और 2 से 7वां क्या है, सबसे प्राचीन है, उसको गोत्र क्या बोला जाता है, वंश मंडल बोला जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, इसमें किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किनको समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य देव को। ऋग्वेद का 7वां मंडल किसको उल्लेख करता है, 10 राज्य का युद्ध। 10 राज्य का युद्ध कौन सी नदी किनारे हुआ था, परुष्णी नदी, ये याद करना है, परुष्णी नदी। अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं इसी को, रावी नदी बोला जाता है, रावी नदी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किनको समर्पित है, सोमदेव को, सोमदेव याद रखेंगे। ऋग्वेद का 10वां मंडल किसका वर्णन है, पुरुष सूक्त शब्द का वर्णन है, अर्थात वर्ण व्यवस्था शूद्र जाति। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। टोटल मंडल कितने हैं, 10। प्राचीनतम कौन सा है, 2 से लेकर 7 तक। 2 से 7 मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तीसरा मंडल क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वां मंडल में 10 राज्य का युद्ध, 10 राजा और सुदास, उसके मध्य युद्ध हुआ था, कौन से नदी किनारे, परुष्णी नदी किनारे। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोमदेव। और सोमदेव किसके देवता है, वनस्पति के देवता है, पेय पदार्थ जिसको आप बोलते हो। और 10वां मंडल किसका वर्णन करता है, पुरुष सूक्त, तो शूद्र जाति। इसी ऋग्वेद में वर्णन है काफी सारे नदियों का, और उसी नदियों पे एक नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी का नाम वेद में क्या मिलता है, नदी तमा, देवतमा, नदी तमा, देवतमा, और एक है माते तमा, ऐसा उल्लेख मिलता है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है तब, सरस्वती नदी। जैसे कि गंगा नदी, गंगा नदी का वर्णन हुआ कितने बार, 1 बार। और एक नदी कौन सी है, यमुना नदी, इसका वर्णन कितने बार हुआ है, 3 बार। ऐसे सप्त सैंधव प्रदेश आप सुनते होंगे, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। उस नदी का भी नाम आता है कभी कभी कि इसका वैदिक नाम क्या था, ऐसा करके, ठीक है ना, उसको आगे देखेंगे। फिलहाल आप ऋग्वेद में इतना चीजें याद करना है। तो यहाँ पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी, यहाँ पे सरस्वती नदी। आया समझ में ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। देखो अब भी मैंने बताया जस्ट, ऋग्वेद के 10वां मंडल में किसका वर्णन है, ऐसा करके याद होगा, पुरुष सूक्त शब्द, या इसको बोले क्या हम लोग, शूद्र जाति, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा, डी आंसर क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, बताइए, कमेंट कीजिएगा इसका भी। गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से वेद में है या कौन से मंडल पे। आप वेद के साथ साथ ब्रैकेट में मंडल लिख के आप कमेंट कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूं आपको कितना क्लियर हो जाए वहां पे, ठीक है ना। चलिए ये आपके लिए 2 क्वेश्चन दे दिया हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम किसका प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि वेद जो आपका ऋग्वेद है या तो वेद है, उसमें मेन जो वर्णन मिलता है गोधन का, विनिमय का वस्तु था गोधन।
गाय का क्या किया जाता था, उनके संख्या के आधार पर बहुत चीजें का निर्धारण किया जाता था। जैसे आप कई सारे विवाह पढ़ते हैं, अनुलोम प्रतिलोम, तो गाय की संख्या के आधार पर क्या होता था, उसका डिसीजन लिया जाता, कौन उच्च वर्ग का है कौन निम्न वर्ग का। इसके साथ साथ गोधन के साथ साथ एक यूज किया जाता है गविष्टि, गाय के लिए युद्ध होता था, गाय का आंकलन किया जाता था। एक चीज होता है क्या, अघन्या, अघन्या शब्द गाय के लिए, न मारने योग्य कौन है, गाय है। तो यहाँ पे इसे पता चलता है, तो मेन कौन सा था, गाय। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर सही होगा। अघन्या याद करना है, गविष्टि याद करना है, गोधन याद करना है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, राजनीतिक संस्था पूछा गया है। तो यहाँ पे आप वैदिक काल पे मुख्यतः पढ़ते हो कुछ कुछ संस्थाएं, जैसे कि समझना ध्यान से, जैसे कि आप पढ़ते हो सभा और समिति, सभा और समिति। और सभा और समिति क्या था, सभा जो है राजा को क्या करता था, सहयोग और सलाह देता था, सहयोग और क्या देता था, सलाह। समिति क्या करता था, राजा का चुनाव करता था, क्योंकि ऋग्वेद में अगर पढ़ते हो तो कैसी व्यवस्था थी, ये गणतंत्र था, गणतंत्र था। तो राजा का चुनाव होगा। और एक संस्था था क्या, विदत, और विदत कैसी सही, लूटे हुए सामान का क्या होता था, बंटवारा, लूटे सामान क्या होता था यहाँ पे, बंटवारा। और ये तीनों संस्था में सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो विदत, ध्यान रखें। और सभा और समिति का वर्णन कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में माना जाता है जो प्रजापति की दो पुत्री है, सभा और एक समिति, और तीन संस्था होती थी, सभा समिति एक विदत, और विदत क्या था, सबसे प्राचीनतम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये सी आंसर आपका ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप भारतीय इतिहास में दो धर्म पढ़ते हो, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो हम बात कर रहे हैं जैन धर्म का। तो जैन धर्म के जो मुख्य आचार्य होते हैं उनको बोला जाता है तीर्थंकर, क्या कहलाते हैं वो, तीर्थंकर। और कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर। तो पहले जो तीर्थंकर हुए उनका नाम है ऋषभदेव, ऋषभदेव। और यही कौन है, संस्थापक। ऋषभदेव कौन थे, संस्थापक। तो ऐसे टोटल कितने हुए होंगे, 24। तो 24वें कौन हुए, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने क्या किया, सर्वाधिक धर्म का प्रसार किया, विस्तार किया सबसे ज्यादा, तब इनको क्या बोला गया, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बोला गया। अब देखो क्वेश्चन दो टाइप का है, अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो कौन होंगे, ऋषभदेव होंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोला जाए तब महावीर स्वामी होंगे। दोनों क्वेश्चन को याद करना। और एक 23वें नंबर के तीर्थंकर कभी कभी आता है, इनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। अब सभी तीर्थंकर का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, लांछन चिन्ह है। जैसे ऋषभदेव का क्या है, बैल या वृषभ। जैसे कि पार्श्वनाथ का क्या है, लांछन चिन्ह सर्प। महावीर स्वामी का क्या है, सिंह है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, वास्तविक संस्थापक बोला गया है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। तो महावीर स्वामी भी दिया है, ऋषभदेव भी दिया है, तो आंसर किसको लोगे आप, महावीर स्वामी को लेंगे आप। आया समझ में। तो क्वेश्चन को समझना पहले, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन, महावीर स्वामी, अभी बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था। तो आप जैन धर्म में एक बहुत अच्छा सिद्धांत पढ़ते हो, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत। अब पंच महाव्रत में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है क्या, सत्य, हमेशा सत्य बातें बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसी को क्या बोलते हो, अमरीसा। दूसरा आता है अहिंसा, किसी भी प्रकार के हिंसा कार्य नहीं करना है। जैसे कि आपको पता होगा जैन धर्म के लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उनका मानना है कि पृथ्वी में हल चलाएंगे तो जीव जंतु है वो मर जाएगा। आप ये भी जानते होंगे जैन धर्म में सबसे अच्छा ये चीज है कि उन लोग जब पैदल चलते हैं तो चप्पल या खड़ाऊ नहीं पहनते हैं, उनका मानना है कि कुछ छोटे जीव जंतु है मर जाएंगे ऐसा करके। तो वो क्या बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की मतलब जीव हत्या नहीं करना है या तो हिंसक कार्य नहीं करना है, वही क्या कहलाता है आपका, अहिंसा।
तीसरा मुख्य रूप से है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, किसी भी प्रकार के चोरी नहीं करना है। और चौथा होता है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है। और पांचवा होता है ब्रह्मचर्य। पांचवा कौन सा है? ब्रह्मचर्य। अब देखो समझना ध्यान से, ऊपर के जो चार हैं इसको कौन लाया था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ऐसो कौन शामिल किया था? महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। अब पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? पहले 4 थे, वो कौन लाया था? पार्श्वनाथ। 5वां कौन जोड़े? महावीर स्वामी। कौन सा जोड़ा? तो आपका कौन सा? ये ब्रह्मचर्य जोड़ा। आया समझ में? ये ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो एक जैन संगति होता है, मतलब सम्मेलन होता है, उसको संगति बोला जाता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे जैन संगति में एक हुआ था सबसे पहला 322 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे अध्यक्ष? स्थूलभद्र थे, ध्यान रखेंगे। हुआ ये था 322 ईसा पूर्व में जब सम्मेलन जब हुआ था संगति, तो इसमें क्या हो जाता है? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म का विभाजन होता है श्वेतांबर और एक होता है क्या? दिगंबर पे। ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म का विभाजन कौन सा संगति में हुआ? तो पहले संगति में हुआ था 322 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसके बाद एक और संगति होता है 512 ईस्वी पे। ये ईस्वी है और ये ईसा पूर्व है। ये कहाँ पे होगा? वल्लभी, गुजरात। कौन से राज्य में है ये? गुजरात में है। तो ध्यान रखेंगे ये वल्लभी गुजरात में। इसके भी कोई ना कोई क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो इसके अध्यक्ष थे देवाधी क्षमा श्रवण। कौन थे? देवाधी क्षमा श्रवण। 2 यहाँ बता दिया, 2 जैन संगति हुआ था 322 में, 512 पे। तो आपको पहला वाला पूछा गया, प्रथम नंबर है कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र पे। आया समझ में ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया है? जैसे कि हम बात करें एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म में आप किनके बारे में पढ़ते हो? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो था पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली। प्रथम जन भाषा मानी जाती है पाली भाषा, प्रथम जन भाषा, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में आप पढ़ते हो महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिए? तो इनका माना जाता है प्राकृत भाषा। प्रथम लिखित भाषा भी मानी जाती है ये प्राकृत भाषा, है ना समझ में? तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा, जैन धर्म में प्राकृत भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब महात्मा बौद्ध धर्म संबंधित है, तो आप बौद्ध धर्म के संस्थापक पढ़ते हो गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी नामक क्षेत्र पे। कहाँ है ये? कपिलवस्तु, मतलब नेपाल। कहाँ पे? नेपाल। ध्यान रखेंगे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ होता है। गृह का त्याग कितने वर्ष की आयु में करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए? 29 वर्ष में। 29 वर्ष में की प्राप्ति करते हैं। कहाँ जाते हैं? एक नदी पढ़ते हैं आप इसी में, निरंजना नदी। निरंजना नदी। वृक्ष कौन सा होता है? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान के लिए बैठते हैं। और प्राप्ति होती है ज्ञान की कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। आया समझ में? और जिस जगह गए थे वो जगह का नाम क्या था? उरुवेला, बिहार। तो उरुवेला क्या कहलाया? बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद निरंजना नदी और वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। और दिन क्या कहलाया? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कहलाई। और ये सिद्धार्थ क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध। आया समझ में? सुनना ध्यान से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ? तो लुम्बिनी पे।
बचपन का नाम सिद्धार्थ। गृह त्याग करता है 29 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष तक तप करता है और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति लेके कहाँ गए? निरंजना नदी किनारे पे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्या बोले? गौतम बुद्ध। जगह क्या कहलाया? उरुवेला, बोध गया। वृक्ष क्या बोले? बोधि वृक्ष। और दिन क्या कहलाया? बुद्ध पूर्णिमा। अब ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो प्रथम उपदेश भी देगा कहीं ना कहीं। तो पहला उपदेश कहाँ पे देता है? तो प्रथम उपदेश देता है कहाँ पे? सारनाथ पे देता है, सारनाथ पे। और सबसे अधिक कहाँ पे देता है? तो याद कर लेना, श्रावस्ती पे देता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जन्म कहाँ हुआ है, और इस जन्म के लिए मैं सब चीज बता दी आप सभी को, ये आपके एग्जाम में काम आएगा इतना चीजें। ठीक है, चलिए ये जगह कौन सा है? लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? मैंने बताया 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं तो उस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो याद करना है आपको, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है गृह त्याग। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। जब गृह त्याग किए तो इसको क्या बोले? महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण। जब पहली बार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसको क्या बोला गया? संबोधि। ये क्या कहलाया? संबोधि। प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, तो इसको क्या बोले? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनको मृत्यु होती है तब इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये 4 चीजें मैं एक जगह लिखवा दिया हूं, याद रखेंगे। जब गृह का त्याग किया तो महाभिनिष्क्रमण, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो संबोधि, और जब उपदेश देते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु होती है तब महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर पे, कुशीनगर पे होता है इनकी मृत्यु, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ टिक लगा दिया मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ? अभी मैंने बताया उरुवेला, जिसको क्या बोला गया? बोध गया। क्या कहलाई? वही बोध गया बोले ना उरुवेला को, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, जो उरुवेला था वही बोध गया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ पहला उपदेश कहाँ पे दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया? सारनाथ। आंसर क्या होगा इसका? सारनाथ। एक्सप्लेन किया हूं ये सब चीजें, है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो आप बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़ते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म और एक होता है संघ, और एक होता है त्रिपिटक होता है बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक होता है अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, बुद्ध और धर्म है क्या? नहीं, बुद्ध, धम्म और ये संघ, ये सही है। यहाँ पे देखो, अब देखो घुमाने के लिए दे दिया है, विनय को भी यहाँ पे दे दिया है, तो ये तो गलत है। देखो गलत है ये, तो बुद्ध, धम्म और एक संघ। आंसर क्या होगा आपका? ये बी, ये याद रखेंगे। और त्रिपिटक क्या होता है? एक्चुअल में एक साहित्य है, और मैं बता चुका हूँ बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखी जाती है? पाली भाषा पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ पे दिया? सिंपल है, पाली भाषा पे, अभी बताया जस्ट। ठीक है, पाली भाषा याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? अब बात करें अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझना है। अलकछेंद्र बोला है इसी को कौन? आचार्य चाणक्य। ठीक है, आप पढ़ते हो सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण भारत पे कहाँ पे होता है? 326 ईसा पूर्व पे। कौन सा क्षेत्र में? भारत का उत्तर पश्चिम तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाले हिस्से में, गंधार। उस समय वहां का राजा कौन था? पोरस। राजा कौन था? पोरस। तो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे होता है? झेलम नदी के किनारे पे होता है, झेलम नदी। आया कहां से था ये? मकदूनिया या मेसोडोनिया, मकदूनिया या उसी को क्या बोलते हो? मेसोडोनिया बोला जाता है, यहां से आया था। तो कब आया? 326 ईसा पूर्व में।
किसके साथ युद्ध हुआ? राजा पोरस के साथ। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे पे। आया समझ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैसेडोनिया। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपके महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से संबंधित था। ऐसे ही हम आपके लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। मैं पहले बता चुका हूं, मैथ्स, कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा, और सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है आपको हम एमसीक्यू श्रृंखला के तहत आपको कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।